नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं। सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र के सत्ता संघर्ष पे आज सुनवाई हुई। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी। जहां एक तरफ शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का तर्क ये था कि तत्काल फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दे, वहीं दूसरी तरफ जो मुकुल रोहतगी पेश हुए थे दूसरी तरफ से इंडिपेंडेंट विधायकों की तरफ से, उनका जोर इस बात का पर था कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, सभी पक्षों को नोटिस जारी किया जाए, सभी पक्षों को सुन लिया जाए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबको नोटिस जारी कर दिया और कल सुबह 10:30 बजे फिर से सुनवाई होगी। उम्मीद ये है कि कल जो है इस मामले पे फैसला आ जाएगा। दरअसल वहाँ पे जो तय होना है वो तय ये होना है कि जो कुछ भी रात में प्रक्रिया अपनाई गई, जो समर्थन पत्र विधायकों का दिया गया, क्या वो सपोर्ट लेटर्स जो है सही फॉर्मेट पे है, और जिन लोगों ने यानी कि अजीत पवार ने जो 54 विधायकों का नेता होने का दावा किया और उनका समर्थन हासिल होने का दावा किया, वो सही है क्या, 54 विधायक उनके साथ है, ये सब का टेस्ट होना है। राज्यपाल ने जो कुछ भी किया बिना कैबिनेट के बैठक के, जिस तरीके से रात में वो राष्ट्रपति शासन हटाया गया, इन सारी पहलुओं पे जो है उम्मीद है कल फैसला आ जाएगा। वैसे पहले के एग्जाम्पल्स को देखें, चाहे कर्नाटक का मसला रहा हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मसला रहा हो, तो उसमें ये ज़रूर है कि राज्यपाल ने जो हड़बड़ी दिखाई है उसमें सरकार बनाने में, और रात में जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, ये तो साफ दिख रहा है कि पक्षपात किया गया है। और फिर आपने एक हफ्ते का टाइम क्यों दिया? यदि उनके पास बहुमत है तो फिर वो तत्काल बहुमत साबित करें। तो दूसरे पक्ष का जोर इसी बात पे है कि जो देवेंद्र फडणवीस वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी नेता हैं, जिनको शपथ दिलाई गई है, उनसे तत्काल जो है बहुमत साबित करने के लिए कहा जाए। 30 नवंबर तक के लिए टाइम जो है राज्यपाल ने दिया है। अब यदि तत्काल कहा जाता है कि आप बहुमत साबित कीजिए, तो ऐसे में बीजेपी और अजीत पवार को दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार के साथ सिर्फ 4 विधायक बचे हैं, 50 विधायक जो है शरद पवार के पाले में हैं। जो खोया हुआ एक विधायक था वो भी आज वापस लौट करके आ गया है। तो इस तरीके से अजीत पवार कमज़ोर पड़ गए हैं। लेकिन टेक्निकल मामला फंस गया है। क्या टेक्निकल मामला है कि जो अजीत पवार को विधायक दल का नेता चुना गया था, वो 54 विधायकों ने चुना था, यानी कि जितने 54 विधायक हैं एनसीपी के, उन्होंने अपनी मीटिंग में चुना था। और जब कल उनको विधायक दल के नेता पद से हटाया गया, तो फिर उसमें जो है जो विधायक थे वो 41-42 थे, और 41-42 विधायकों ने अपना नेता जो है जयंत पाटिल को चुना। तो तर्क ये दिया जा रहा है कि उनको ज़्यादा विधायकों ने नेता चुना, अभी भी यदि वो नेता हैं तो वो व्हिप जारी कर सकते हैं, और इधर से जो है जयंत पाटिल भी करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लीगल मामला लग रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा दम इसलिए नहीं लग रहा है कि यदि 54 विधायक किसी को नेता चुनते हैं और बाद में वो नेता बागी हो जाता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको हटाया नहीं जा सकता। अब बहुमत से किसी को भी हटाया जा सकता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पे ये जो टेक्निकल मसला है, क्योंकि अजीत पवार अभी भी अपने कदम पीछे नहीं खींच रहे। वो इस पे कहा यह जा रहा है कि वो लीगल राय शुमारी कर रहे हैं, एक्सपर्ट्स की सलाह ले रहे हैं। दूसरी तरफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट ये हुआ है कि शरद पवार ने जो है फिलर भेजा है अजीत पवार के पास कि वैसे भी उनके पास विधायक तो अब बचे नहीं है, 50 विधायक जब इधर आ गए हैं, तो कि अभी भी वक्त है, वापस लौट आओ, जो गलती हो गई सो हो गई। लेकिन अजीत पवार वापस लौटेंगे, क्योंकि उनके जो सबसे बड़े चाणक्य थे धनंजय मुंडे, जो गोपीनाथ मुंडे के भतीजे बताए जाते हैं, उन्हीं के घर पे ये सब इकट्ठा हुए थे, उसके बाद राज्यपाल निवास गए थे। वो धनंजय मुंडे भी आ गए हैं शरद पवार के पाले में, खेमे में। तो जो भी उनके नज़दीकी हैं उसमें उनको मैसेज किया जा रहा है, चाहे दिलीप पाटिल हो उनके थ्रू या धनंजय मुंडे के थ्रू, कि अजीत पवार की भलाई इसी में है कि वो वापस लौट आएँ। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। और अजीत पवार को वैसे भी पता चल गया होगा कि उनकी ज़मीन कहाँ पे है और वो किस ज़मीन पे खड़े हैं, क्योंकि उन्होंने रात को जो विधायकों को फ़ोन किया था, वो विधायक 10-12 जो वहाँ पे पहुँचे थे, उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि किस लिए बुलाया जा रहा, चूँकि विधायक दल का नेता बुला रहा था, इसलिए वो आ गए थे और उनको वहाँ से राज्यपाल राजनिवास ले जाया गया था।
तो ये कहा जा रहा है कि गफलत में रख करके उन विधायकों को वहाँ पे ले जाया गया, और जो पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो तलब किया है उसमें सपोर्ट लेटर्स को भी तलब किया है कि सपोर्ट लेटर्स जो दिया गया है वो दिखाइए। तो सपोर्ट लेटर्स कहा जा रहा है कि आई सच पार्टी की तरफ से तो कोई बना ही नहीं था। जो विधायकों ने उनको विधायक दल का नेता चुना था, जो उसमें साइन किए थे, वही वाला लेटर बताया जा रहा है कि उन्होंने वहाँ पे राजनिवास में दे दिया। तो अब बात तो साफ सी है, जब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुँचा है तो ये तो बात देखने वाली होगी ना कि आप विधायक दल के नेता होने के नाते किसी और पर्पज़ से वो सिग्नेचर कराए गए थे और उसको आपने इस्तेमाल कर लिया सरकार बनाने के लिए। तो ऐसा नहीं है, बेशक छोटे मोटे लीगल लेकुनाज हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से जो लीगल लेकुनाज हैं ख़ास तौर से राज्यपाल की तरफ से, उसमें ज़्यादा बहस की गुंजाइश है कि कितने बजे आपने यहाँ से भेजा अपना रिकमेंडेशन की राष्ट्र प्रशासन वापस लिया जाए, फिर कितने बजे कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक यदि बाई सर्कुलेशन हुई तो भी जो है वो कितने बजे फैसला हो, फिर ऐसी क्या अर्जेंसी थी कि रात में ये फैसला लेना पड़ा। तो वो बहुत सारी बातें हैं। और फिर जो है 1 हफ्ते का टाइम क्यों दिया गया उनको बहुमत साबित करने के लिए? यदि उनके पास बहुमत है तो ठीक है, 2 दिन में साबित करने दीजिए। और उधर विधायकों की किलेबंदी की जा रही है। तो मुकुल रोहतगी जो पेश हुए थे तो उनका कहना ये था कि सभी पक्षों को सुनिए पहले। तो किसी तरह से स्वाभाविक सी बात है कि बीजेपी और उधर से ये कोशिश होगी कि मामले को लिंगर ऑन किया जाए। इधर से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की ये कोशिश है कि आप जल्दी से जल्दी फ्लोर टेस्ट के लिए बोला जाए इनको। तो स्वाभाविक सी बात है कि जैसे ही विधानसभा की बैठक बुलाई जाएगी तो सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर बनेगा। प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा, उसके बाद स्पीकर का चुनाव होगा। स्पीकर के चुनाव में ही पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पे खड़ा है, कितने पानी में, किसके पास कितना बहुमत है, और फिर सरकार जो है बहुमत हासिल करेगी। तो ये 2-3 प्रक्रिया है। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कल सपोर्ट लेटर्स और जो कागजात तलब किए हैं उसके बाद क्या फैसला देता है, क्योंकि कल सुबह का जो सीन था, जिस तरीके से हड़बड़ी में शपथ दिलाई गई थी, और उसके बाद शाम होते होते जिस तरीके से पूरा का पूरा पासा पलटता हुआ सा दिखा, क्योंकि ऐसा लगा जैसे शरद पवार ने डबल गेम किया हो। लेकिन हकीकत जो अब निकल करके आ रही है वो ये आ रही है कि बेशक शरद पवार पहले डबल गेम कर रहे थे, लेकिन बाद के दिनों में उनके साथ उनके भतीजे ने ही डबल गेम कर दिया। तो ये पूरी कहानी निकल करके आ रही है। तो सबकी नज़र अब कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर होगी। देखते हैं क्या फैसला आता है। जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू।